डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि एवरीबडी इज गुड, राइट? सो आज हम क्या सीखेंगे? आज हम पढ़ेंगे भाषा के बारे में, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर भी आपको नजर आ रहा है ना? तो है ना इंटरेस्टिंग? चलो शुरू करते हैं। भाषा। अब भाषा होती क्या है, किसे कहते हैं, कहाँ से आती है, क्यों आती है, इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ती है? हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, है ना? लेकिन इन सब क्वेश्चंस का एक ही आंसर है कि भाषा अगर नहीं हो तो हमारा आपस में बातचीत करना, आपस में एक दूसरे को समझाना, सब कुछ बेकार हो जाएगा। मतलब हमें एक दूसरे की बातें आपस में समझ में ही नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई भी साधन नहीं होगा। अब साधन से क्या मतलब है? अब आप लोग स्कूल तो जाते ही होंगे, है ना? या बड़े लोग जो है मम्मी पापा, वो ऑफिस भी जाते होंगे। अब जाने के लिए, अपने घर से स्कूल जाने के लिए, या फिर मम्मी पापा को घर से ऑफिस जाने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? या तो वो कार से जाएंगे या बाइक से जाएंगे, है ना कोई साधन अवश्य हमारे पास होता है, राइट? कुछ बच्चे बस से स्कूल जाते हैं, तो यानी ये एक साधन है जो आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा रहा है, राइट? वैसे ही अब मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मैं आपको क्या कहना चाहती हूँ, या आप मुझे क्या बताना चाहते हैं, इसका पता कैसे चले? इसका पता सिर्फ और सिर्फ तभी चल सकता है जब हम एक दूसरे से बातें करें। और बातें कैसे करेंगे? जब अगर भाषा ही नहीं होगी तो बातें भी नहीं होंगी, भाषा होगी तो ही बात होगी, है ना? तो यानी कि भाषा का होना हमारे जीवन में अत्यधिक आवश्यक है। तो हम इसकी परिभाषा देखते हैं कि परिभाषा किस प्रकार है। भाषा की परिभाषा: मनुष्य बोलकर, लिखकर, सुनकर या पढ़कर जब अपने मन के भावों या विचारों को एक दूसरे को आदान प्रदान करता है। आदान प्रदान मतलब मैंने आपसे कुछ कहा, आपने बदले में मुझे रिप्लाई किया, उत्तर दिया। आपने मुझसे कोई सवाल पूछा, मैंने उसका उत्तर दिया। यही है आदान प्रदान, यानी एक दूसरे को लेना देना। इसका भी एक एग्जाम्पल हम समझते हैं। आप दुकान पर तो जरूर जाते होंगे, है ना? कुछ ना कुछ सामान खरीदने, कभी ना कभी मम्मी के साथ, पापा के साथ, है ना? 100% गए होंगे। तो आप जब कुछ भी सामान लेते हैं, मान लीजिए कि आपको पेन लेना है। अब वो पेन लेने के लिए क्या आप दुकान वाले भैया को कहते हैं कि प्लीज मुझे एक पेन दे दो, और वो बस पेन दे देते हैं? नहीं ना। क्या करना पड़ता है? आपको पैसे देने पड़ते हैं, है ना? तभी आपको बदले में पेन मिलता है। तो यानी कि भाषा भी वैसे ही है। जब आदान प्रदान मतलब किसका? विचारों का। तो हम यहाँ पे कितनी चीजें याद रखेंगे? हम दो चीजें याद रखेंगे मुख्यतः। पहला भाव और दूसरा विचार। अर्थात भाषा जो है वो विचारों और भावों के आदान प्रदान का साधन है, माध्यम है। और उसे कैसे आदान प्रदान किया जाता है? बोलकर, लिखकर, सुनकर और पढ़कर। 4 तरीकों से। ठीक है, समझ में आया? यानी कि अगर हम कहें कि जिस प्रकार लेना और देना, आदान प्रदान, जब हम विचारों का या भावों का आदान प्रदान एक दूसरे के साथ करते हैं, उसे ही भाषा कहते हैं, राइट? चलिए अब आगे देखते हैं कि भाषा कितने प्रकार की होती है। भाषा 3 प्रकार की मानी जाती है, लेकिन मुख्य रूप में भाषा सिर्फ 2 ही प्रकार की मानी जाती है। जैसे नंबर 1 है हमारा मौखिक भाषा, दूसरा है हमारा लिखित भाषा। अब तीसरा भी होता है सांकेतिक भाषा। अब ये होते क्या है? मतलब मौखिक भाषा किसको कहते हैं, लिखित भाषा किसको कहते हैं, और सांकेतिक भाषा किसको कहते हैं? अब ये एक एक करके मैं आपको बड़े ही अच्छे उदाहरणों के साथ समझाऊंगी।
तो क्या आप रेडी हैं? नंबर 1, मौखिक भाषा। अब मौखिक भाषा क्या होती है? जब भी हम अपने विचारों या भावों को एक दूसरे को बताते हैं या आदान प्रदान करते हैं। कैसे? क्वेश्चन है कैसे। तो ध्यान से सुनिए और प्लीज लिख लीजिए। या तो बोलकर, या तो बोलकर, या फिर सुनकर। कैसे? अब जब हम बोलते हैं, ये अब देखिए, मैं आपको कुछ बता रही हूं, आप मेरी बात अगर सिर्फ सुन रहे हैं तो वो होगी हमारी मौखिक भाषा। अब इसके उदाहरण क्या हो सकते हैं? जैसे कोई साथ में बैठकर आप अपने दोस्त से बात करते हैं, कोई नेता है वो आपको भाषण दे रहे हैं खड़े होकर, आप उनकी बातें सुन रहे हो। आपकी टीचर हैं वो क्लास में खड़ी होकर आपको पढ़ा रही हैं, आप उनको सुन रहे हो, उनको देखकर, है ना। अपनी मैम को देखकर आप सुनते हैं, वो भी मौखिक भाषा है। फिर घर पे मम्मी अगर कुछ बोलती हैं, पापा बोलते हैं, या आप अपने भाई बहनों से बातें करते हैं, तो ये सभी मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। यानी हमारे सामने जो भी व्यक्ति होता है, हम जो सरल भाषा में उससे बातचीत करते हैं, उसी को हम मौखिक भाषा कहते हैं। तो इसमें दो चीजें हमें जरूरी हैं पता करनी। वो क्या है कि जब हम अपने विचार या भाव बोलकर प्रकट करते हैं, तो बोलना और सुनना दोनों ही मौखिक भाषा के अंतर्गत आते हैं। क्या बोला मैंने? बोलना और सुनना। ठीक है। अब जैसा कि देखिए यहाँ पर ये एक पिक्चर दी हुई है आपको, दो बच्चे हैं। अब एक बच्चा कहता है, रोहन पार्क में खेलने चलोगे? उसने प्रश्न पूछा रोहन से। तो रोहन ने जवाब में कहा, हाँ हाँ जरूर चलूंगा। यानी दोनों ने आपस में सिर्फ बोलकर ही बातें की। तो ये कौन सा साधन हुआ भाषा का? ये हुआ हमारा मौखिक भाषा, है ना। यानी मौखिक भाषा के द्वारा दोनों ने आपस में बातचीत की, इसे कहते हैं मौखिक भाषा। समझ गए आप? यानी मौखिक भाषा में हम दो चीजें याद रखेंगे। नंबर 1 बोलना, नंबर 2 सुनना। वेरी गुड। आई थिंक कि आपने इसे कहीं पे नोट डाउन जरूर कर लिया होगा। अब अगली उदाहरण परिभाषा की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारी लिखित भाषा। लिखित भाषा। अब लिखित भाषा क्या होती है? जब हमने मौखिक भाषा में कहा बोलना और सुनना, तो हम लिखित भाषा में क्या कहेंगे? जब भी हम अपने विचारों और भावों का आदान प्रदान पढ़कर या लिखकर, अब मैंने यहाँ दो चीजें और बोली, पढ़ना और लिखना। पढ़ना और लिखना, पढ़कर और लिखकर हम अपने भावों का आदान प्रदान करते हैं, वहां पर लिखित भाषा होती है। अब लिखित भाषा और कैसे होती है? अब देखिए, आप ये दो पिक्चर्स देख सकते हैं। इसमें ये टीचर पढ़ आपको पढ़ा रहे हैं, एक पुस्तक इनके हाथ में है जिसको देखकर ये पढ़ रहे हैं, यानी कुछ लिखा हुआ देखकर ये पढ़ रहे हैं। तो ये लिखित भाषा का उदाहरण है। अब यहाँ ये लड़की क्या कर रही है? ये अपनी कोई बुक में लिख रही है, ये भी लिखने का काम कर रही है। यानी लिखना और पढ़ना, लिखना और पढ़ना, ये दोनों चीजें किसके अंतर्गत आती हैं? ये आती हैं हमारी लिखित भाषा के अंतर्गत। अर्थात यदि आप किसी पुस्तक को पढ़ भी रहे हैं, तो वो भी किसके अंतर्गत आएगा? वो भी लिखित भाषा के ही अंतर्गत आएगा। राइट। तो आप ऐसा ना करें कि जो पढ़ने वाली चीजें हैं उन चीजों को आप मौखिक में डाल दें। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलती हूँ कि आपके जो पापा हैं वो मान लीजिए न्यूज़पेपर रीड करते हैं मॉर्निंग में, है ना, तो रीडिंग कर रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, तो जनरली बच्चे क्या गलती कर देते हैं कि इसको मौखिक भाषा में डाल देते हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत है। ये लिखित भाषा का उदाहरण है। मतलब आप कोई लिखी हुई चीज पढ़ रहे हैं। मैंने शब्द बोले, लिखना और पढ़ना। क्लियर है? लिखना और पढ़ना, उसे ही कहते हैं लिखित
भाषा, यह लिखित भाषा के उदाहरण है। अब तीसरे नंबर पर आती है आपकी सांकेतिक भाषा। अब सांकेतिक भाषा क्या होती है? सांकेतिक भाषा वह भाषा होती है जिसमें हम अपने विचार तथा भाव संकेतों के द्वारा प्रकट करते हैं या दूसरों को बताते हैं। ठीक है, तो यानी कि इसको कैसे समझेंगे कि जब हम इशारों के द्वारा बात दूसरों को समझाएं या किसी अन्य व्यक्ति की बात भी इशारों के माध्यम से ही या संकेतों के माध्यम से समझें, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। इसमें संकेतों द्वारा आपस में वार्तालाप किया जाता है। अब संकेतों द्वारा कैसे किया जाता है? जैसे कि आप देखेंगे कि चौराहे पर खड़ा हुआ यातायात नियंत्रित करता हुआ सिपाही, वह अपने हाथ के माध्यम से इशारे से सभी को रोकता है। अब वह बातें करने लग जाए तो आप सोचिए उसके लिए कितना मुश्किल हो जाएगा, है ना? तो सभी लोग उसको देखकर ही, जब वह रोकने के लिए कहता है तो सब रुक जाते हैं, जब वह चलने के लिए कहता है तो चलने लगते हैं, है ना? तो ऐसा क्यों होता है? हमारी रेड लाइट, वो भी एक सांकेतिक भाषा ही है। भाषा का मतलब ये नहीं है कि कोई आपको बोलेगा तभी वो भाषा होगी। जो रेड लाइट है उस पर जब सिग्नल चेंज होते हैं बार बार, उसी के हिसाब से हम चलते हैं, है ना? तो यह भी एक प्रकार की भाषा है और यह सांकेतिक भाषा में सम्मिलित होती है। इसके बाद सांकेतिक भाषा जो है उसको समझने और समझाने वाले का आमना सामना होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज ये समझ में नहीं आएगी। और सांकेतिक भाषा जो है वो व्याकरण में नहीं पढ़ाई जाती। व्याकरण में मुख्य रूप से हमारे पास मौखिक और लिखित भाषाएं ही सम्मिलित होती हैं, अर्थात उन्हीं के माध्यम से हम व्याकरण को समझ सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया? अब पहले देखिए, इसका सबसे भाषा का सबसे अच्छा उदाहरण कक्षा 6 में एक पाठ है, पाठ 5, अक्षरों का महत्व। उसके माध्यम से आप आसानी से जान सकते हैं कि किस प्रकार से पहले आदि मानव किस प्रकार से रहता था। चित्रों को देखकर वह समझता था, चित्रों के माध्यम से बात करता था। उसके बाद भाव संकेत अस्तित्व में आए, भावों से वह एक दूसरे को अपनी बातें समझाने लगे, लेकिन यह बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। और इस मुश्किल को दूर करने के लिए क्या हुआ? इस मुश्किल को दूर करने के लिए लगभग 6000 साल पहले अस्तित्व में कौन आया? हमारे पास अक्षर आए, भाषा आई, जिसके माध्यम से हमने लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना शुरू कर दिया। अब हमें सभी चीजें कितनी आसानी से समझ में आ जाती हैं, कितनी आसानी से सब कुछ हमारे सामने होता है ना? तो यह कैसे संभव हुआ? यह सब भाषा के कारण ही संभव हुआ। यदि भाषा ना होती तो हम आज भी एक दूसरे से बात आसानी से न कर पाते। इसलिए भाषा का हमारे जीवन में अत्यधिक महत्व है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को यह भाषा का विषय अत्यधिक रोचक लगा होगा और समझ में भी आया होगा, है ना? तो आपको यदि कोई भी परेशानी हो, इसमें आपको कुछ और पूछना है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।